हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे लुसेंट जीके का जो बुक है और उसमें भारत का स्वतंत्रता संघर्ष चैप्टर नंबर 47 और पेज नंबर 52। तो चलिए शुरू करते हैं लुसेंट जीके का बुक। और इसमें पहला पॉइंट आप लोग देख रहे होंगे, पेज नंबर 52 में लिखा हुआ है कि पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, तो सन्यासी लोग कौन थे? तो जैसे नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये सन्यासी का मतलब हो गया साधु। और ये सबसे पहले इन्हीं लोगों ने जो है अंग्रेजों से अपना लड़ाई झगड़ा किया। तो सन्यासी विद्रोह का जब चर्चा यहाँ पे आ गया, तो सन्यासी विद्रोह हुआ कब? तो सन्यासी विद्रोह हुआ 1770 ईस्वी में। किन क्षेत्रों में हुआ? तो बंगाल के क्षेत्रों में हुआ। कहाँ? बंगाल। और 1770 में बंगाल और पर में ही बिहार था। तो सन्यासी विद्रोह 1770 में बंगाल और बिहार में। ठीक है, आखिर ये हुआ क्यों था? तो बात ये थी कि 1770 ईस्वी में जो है बंगाल के इलाके में भीषण अकाल आया था। क्या आया था? भीषण अकाल आया था, सूखा पड़ा था। और अंग्रेजों ने क्या किया था कि उस समय जो है कृषि क्षेत्र के साथ साथ जो तीर्थ स्थल थे, जैसे बाबा धाम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कोई भी धाम हो, तो कृषि में तो टैक्स की जो राशि थी उसको बढ़ा ही दिया गया था। साथ ही इन तीर्थ स्थलों पर भी टैक्स लगा दिया गया था। ठीक है, और ऐसी स्थिति में क्या था कि जो भी सन्यासी थे, साधु महात्मा थे, उनको इससे दिक्कत हुआ। और इन सन्यासियों ने जो है क्या किया कि जो ब्रिटिशर्स थे अर्थात अंग्रेज, इनके कोठियों को लूट लिया। ये लोग कोठी में रहते थे, तो कोठी को क्या किया? बर्बाद कर दिया, लूट लिया। इनके रुपये पैसे तक इन लोगों ने छीन लिए और साथ ही साथ अंग्रेजों को इन लोगों ने मारा भी। ठीक है, तो ये विद्रोह सन्यासी विद्रोह 1770 में हुआ। अब प्रश्न आता है कि इस सन्यासी विद्रोह के नेता कौन थे? तो सन्यासी विद्रोह के दो नेता थे। वैसे बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे, दो नेता थे। एक का नाम है केना सरकार और दूसरे व्यक्ति का नाम है दिरजी नारायण। इन लोगों के द्वारा सन्यासी विद्रोह की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और एक और व्यक्ति यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिनका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, बुक। क्या नाम था उसका? उसका नाम था आनंद मठ। आनंद मठ, ये काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है कि आनंद मठ पुस्तक की रचना किसने की? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। और इसी आनंद मठ में जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। दूसरा इसमें पॉइंट ये है दादा भाई नौरोजी के बारे में कि 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी, अर्थात डीबीएन। डीबीएन का मतलब हो गया दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो इनसे संबंधित कुछ की पॉइंट इसमें लुसेंट जी के बुक में दिए हुए हैं। दादा भाई नौरोजी, तो यहां तो 1887 लिखा हुआ है, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम 1843 ईस्वी में ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, उसके बाद इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की भी स्थापना की थी। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सब दादा भाई नौरोजी के बारे में। और इनको भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है, अर्थात ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और इन्होंने 1843 में ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना की। उसके बाद सन 1866 में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की भी इन्होंने स्थापना की। उसके अलावा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके ये अध्यक्ष भी रहे। तो कब कब अध्यक्ष रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो जो कांग्रेस का जो दूसरा सेशन हुआ था, दूसरा अधिवेशन,
कहाँ हुआ था? 1866 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। ठीक है, और उसी कोलकाता में दादा भाई नौरोजी जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 ईस्वी में, और वो जो है 17वां सेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 17वां सेशन सन 1906 में वो भी कलकत्ता में हुआ। वहां भी दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता संभाली और यहीं पर जो है पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। पहली बार जो है स्वराज स्वराज शब्द का जो है उपयोग किया गया। तो यहां से हम लोगों ने अभी तक पढ़ा दादा भाई नौरोजी के बारे में कि इनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, अर्थात भारत के वयोवृद्ध पुरुष। उसके अलावा सन 1843 में ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की इनके द्वारा स्थापना की गई। फिर 1866 में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने लंदन में की थी। ये सभी लंदन में इन्होंने किया था, इन दोनों की। ठीक है, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, उसके दूसरे अधिवेशन 1866 में होती है कोलकाता में। उसके दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष रहते हैं। फिर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 17वां अधिवेशन 1906 में होता है, वो भी कोलकाता में ही होता है। उसमें भी दादा भाई नौरोजी पहली बार जो है मैंने दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बनते हैं और वहीं पर पहली बार जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहां तक क्लियर है दादा भाई नौरोजी के बारे में। ठीक है, अब दादा भाई नौरोजी से संबंधित जो लुसेंट में लिखा हुआ है सेकेंड पॉइंट, कि दादा भाई नौरोजी जो हैं सन 1887 ईस्वी में भारतीय सुधार समिति की स्थापना इन्होंने की थी। कहाँ की थी? तो इंग्लैंड में। ठीक है, अब दादा भाई नौरोजी से संबंधित नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। दादा भाई नौरोजी काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। दादा भाई नौरोजी से संबंधित आप लोग तीसरा पॉइंट देख रहे होंगे, चौथा पॉइंट, कि नौरोजी दत्त एवं वाचा ने धन के निष्कासन का सिद्धांत को प्रस्तुत किया। और दादा भाई नौरोजी ने जो है अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक इन्होंने पुस्तक लिखी, बुक लिखी दादा भाई नौरोजी ने, कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इसी में इन्होंने जो है भारत से धन का पलायन का सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया, और भारत से जो है अंग्रेज टैक्स के रूप में पैसे को वसूलते हैं और लंदन ले आकर खर्च कर देते हैं। ठीक है, दादा भाई नौरोजी वे पहले भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का इन्होंने चुनाव लड़ा। कहाँ? फिंसवरी से इन्होंने ब्रिटिश संसद का चुनाव लड़ा। और दादा भाई नौरोजी जो हैं वे ये जो चुनाव ये लड़े थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का फिंसवरी से, तो किस पार्टी से लड़े थे? तो उस पार्टी का नाम था लिबरल पार्टी। ये प्रश्न पूछा भी हुआ है कि दादा भाई नौरोजी ने किस पार्टी से चुनाव लड़ा था। बीपीएससी में आया था प्रश्न ये कि लिबरल पार्टी से थे। ठीक है, और कब ये मैंने चुनाव लड़े थे? तो 1892 में, और ये जीते भी थे। तो दादा भाई नौरोजी से इतनी सारी चीजें हम लोगों को मिली। एक बार इसको दोहरा लेते हैं कि दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और इन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि ब्रिटिश संसद का चुनाव इन्होंने 1892 में फिंसवरी से लड़ा और जीता भी, और ये लिबरल पार्टी से थे। ठीक है, 1843 में ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की इनके द्वारा स्थापना की गई लंदन में। 1866 में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना भी लंदन में की गई, और 1866 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जब कोलकाता में होता है तो उसके ये अध्यक्ष भी बनते हैं दादा भाई नौरोजी। फिर 17वां सेशन जो है कोलकाता में 1906 में होता है, तो उसमें भी दादा भाई नौरोजी उसके अध्यक्ष बनते हैं। और दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही यहाँ पर पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने एक बुक लिखा पॉवर्टी एंड
अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इसमें इन्होंने धन के निष्कासन के सिद्धांत को बताया कि अंग्रेज जो है कैसे भारत से टैक्स को वसूलते हैं और उस पैसे की अधिकांश मात्रा को लंदन अपने कार्यों में खर्च कर लेते हैं। ठीक है, ठीक इन्होंने 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना भी इंग्लैंड में की थी। तो इतनी सारी चीजें हम लोगों को दादा भाई नौरोजी से संबंधित मिल गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहां दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है, तीसरा में, कि 1887 के बाद जो है कांग्रेस के प्रति ब्रिटिशर्स का रुख जो है कठोर होते चला गया। ठीक है, और यहां कांग्रेस पर कुछ विशेष टिप्पणियां की गई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस और टिप्पणी करने वाले लोगों का नाम, टिप्पणी करता भी आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो वे कौन कौन थे? तो पहला जो टिप्पणी है वह डफरिन करता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है केवल सूक्ष्म दर्शी अल्प संख्या का प्रेजेंटेशन अर्थात प्रतिनिधित्व करती है, प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ये कहा डफरिन ने, या वही डफरिन है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में होती है, तो ये भारत का उस समय गवर्नर जनरल था। तो यहां जो इस चीज को ध्यान देना है, चूंकि ये बार बार पूछा जाता है, हम लोग भूल भी जाते हैं, कि कांग्रेस जो है केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात इसमें कांग्रेस में के लोग जो हैं उसमें बहुत कम लोग शामिल हैं, सिर्फ पढ़े लिखे हैं, बहुत माइनर लोग हैं। तो ये उन्हीं माइनर लोगों के का जो है प्रतिनिधित्व करती है, इसमें बहुत सारे लोग शामिल नहीं हैं। ये बात किसने कहा था? तो लॉर्ड डफरी ने कहा था। ठीक है, दूसरा कथन पे हम लोग चलते हैं कि कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है। कांग्रेस जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। देखिए, कांग्रेस जो है लड़खड़ा कर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं। ये किसका कथन था? ये कर्जन का कथन था। कर्जन वही है जिसने 1905 में जो है बंगाल विभाजन इसी के समय में हुआ था, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, और कर्जन का यह कहना है कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं। देखिए इसकी सोच कैसी है। भारत को बांटने का कार्य तो यही इसी ने शुरू किया, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। अब जितने भी लोग हैं ये सिर्फ दो ब्रिटिशर्स हैं, और दो ब्रिटिशर्स के द्वारा ही ये बातें कही गई हैं। एक तो केवल कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या या जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है, डफरिन ने कहा था जब उसकी स्थापना होती है तब। और जब स्थापना किसी भी चीज की हो जाती है उसके बाद वो प्रोग्रेस करता है, और जब वो प्रोग्रेस करेगा तभी तो गिरेगा, सफल हो गया असफल होगा। तो ऐसी स्थिति में लड़खड़ाकर गिरने वाली बात कर्जन कहता है। उसके बाद बहुत सारे इंडियन हैं, वे इंडियन का नाम हम लोग देख लेते हैं। देखिए, कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। कांग्रेस जो है क्षय रोग का अर्थ आप लोग समझ रहे होंगे, जिसमें बीसीजी का टीका दिया जाता है। इसे आप लोग टीबी रोग भी कह सकते हैं, राज रोग भी कह सकते हैं, यक्षमा भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसमें बीसीजी का टीका दिया जाता है। तो कांग्रेस जो है क्षय रोग से मरने वाली है। यह किसने कहा था? अरविंद घोष। अरविंद घोष का आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने पुडुचेरी में ऑरविले आश्रम की स्थापना की थी। यह वही अरविंद घोष हैं जो अलीपुर षड्यंत्र अर्थात अलीपुर बम कांड से बच निकले, और बाद में जाकर जो है इन्होंने पांडिचेरी में ऑरविले आश्रम स्थापित कर दिया। अर्थात अगर प्रश्न आए कि वह कौन सा क्रांतिकारी था,
जो बाद में जो है सन्यासी बन गया तो वह अरविंद घोष थे। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। और अरविंद घोष ने ही कहा है कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट पे कांग्रेस के लोग जो हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। पदों के भूखे हैं। पद के भूखे का मतलब जैसे कि कोई सीएम बार बार कोई सीएम बनना चाहता है, जैसे कि नीतीश कुमार हैं, वो बार बार सीएम बनना चाहते हैं, तो नीतीश कुमार क्या हुए? पद के भूखे हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यह कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, जिन्होंने आनंद मठ लिखा। नेक्स्ट पे चलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन जो है वह 3 दिन का तमाशा है। क्या है? 3 दिन का तमाशा, अर्थात ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था वह 3 दिन चलता था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है, यह किसने कहा? अश्वनी कुमार दत्त। ठीक है, अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी, और कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, अरविंद घोष। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। बार बार पूछा जाता है, हमेशा फंसता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वह डफरिन के दिमाग की उपज है। डफरिन अर्थात डफरिन ही उस समय था जब इसकी स्थापना हुई थी। डफरिन के दिमाग की उपज है, यह किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को आप जानते हैं शेरे पंजाब कहा जाता है, और इनके सीने में चोट लगने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। कब? जब साइमन कमीशन गो बैक के नारे इन्होंने लाहौर में लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, यह किसने कहा था? कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था। याचना मतलब जानते हैं? प्रार्थना करने वाली, निहोरा पाती करने वाली। बिपिन चंद्र पाल। अब देखिए, लाल बाल पाल, तो लाला लाजपत राय तो कह दिए कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है, और कांग्रेस याचना करने वाली है संस्था है, यह बिपिन चंद्र पाल ने कहा था। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसको याद करना ही पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे कि वही है, नौरोजी दत्त यमवाचा ने धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और दादा भाई नौरोजी धन का पलायन का सिद्धांत अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दिया। ठीक है, उसके बाद है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम कौन व्यक्ति थे? तो दादा भाई नौरोजी थे, और इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिंसवरी से 1892 में चुनाव जीता था। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि बंगाल विभाजन के बारे में बहुत सारी चीजें दी हुई है। क्या है? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो सन 1905 में, और इसी के विरोध में एक आंदोलन शुरू हुआ जिसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ, तो यहां से एक पॉइंट निकल के आता, और ये शुरू कब हुआ था? इसकी घोषणा कब की गई थी? घोषणा, तो इसकी घोषणा की गई थी आपको 20 जुलाई 1905 को। ठीक है, और ये प्रभावी कब हुआ, अर्थात लागू कब हुआ? तो लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। इन दोनों चीजों को हम लोग को याद रखना है कि घोषणा कब हुई? तो 20 जुलाई 1905 को। प्रभावी कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, और स्वदेशी, और इसके विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, और स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कोलकाता के टाउन हॉल में कब की गई? तो 7 अगस्त 1905 को। ये भी डेट याद रखना है, जो 2-3 डेटें हैं इसको हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, और इसी दिन जो है जब प्रभावी हुआ तो पूरे बंगाल में क्या किया गया? शोक दिवस मनाया गया, और बंगाल एक है के नारे लगाए गए। ठीक है, एक है के नारे लगाए गए, और उसके अलावा राखी दिवस भी मनाया गया। राखी दिवस, और ये आर एन टैगोर ने दिया था
रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और इसी अवसर पर जो है आर एन टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला लिखा। अमार सोनार बांग्ला नामक एक गीत लिखा और ये गीत आगे चलकर बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। ठीक है, वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है के नारे लगाए गए। ठीक है, और यहां पर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्वदेशी आंदोलन चलाने का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो एक पत्र था जिसका नाम था संजीवनी, और इसके लेखक कौन थे? तो कृष्ण कुमार मित्रा। कृष्ण कुमार मित्रा साहब संजीवनी पत्र के लेखक थे और इन्होंने ही सर्वप्रथम स्वदेशी आंदोलन का विचार दिया था, जो 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल से शुरू होता है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को ही वंदे मातरम आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि बंगाल विभाजन, इससे काफी बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और बंगाल विभाजन में कौन कौन व्यक्ति कहां से शामिल थे उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पर आ गया कि दिल्ली में इसका नेतृत्व किसने किया था? पूरे देश में चला था, और इसी कारण तो वो सूरत फुट हुआ था ना, कि नरमपंथी चाहते थे कि स्वदेशी आंदोलन को केवल बंगाल तक ही सीमित रख दिया जाए, लेकिन गरमपंथी चाहते थे कि नहीं, स्वदेशी आंदोलन को पूरे भारत में लागू कर दिया जाए। और इसी कारण उन लोगों में जो है कोलकाता के 1906 अधिवेशन, जो दादा भाई नौरोजी जिसमें थे, वहीं से इन लोगों में अनबन शुरू हुई और जाकर 1907 में सूरत अधिवेशन में सूरत फुट लत्तम जुत्तम हो गई। ठीक है, तो दिल्ली में जो है इसका नेतृत्व तो किसने किया था? तो सैयद हैदर रजा खान। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व तो किसने किया? तो सैयद हैदर रजा खान ने। मद्रास में किसने किया? तो चिदम्बरम पिल्लई ने। पूना या मुंबई में किसने किया? देखिए, पूना प्लस मुंबई आ गया, बाल गंगाधर तिलक। तूफानी हिंदू, क्रांतिकारी। पूना एवं बंबई में बीजी तिलक। तो पंजाब में जो है सो लाला लाजपत राय, ये भी गरम दल के हैं, पंजाब में लाला लाजपत राय। तो जब ऐसे ऐसे लोग जब शामिल हो जाएंगे तो ये लोग चाहेंगे ही कि पूरे देश में ये फैले। तो पंजाब में हो गए लाला लाजपत राय, पूना बंबई में बीजी तिलक, और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई, और दिल्ली में सैयद हैदर रजा खान। तो इन लोगों के द्वारा पूरे स्वदेशी आंदोलन को पूरे भारत में फैला दिया गया। ठीक है, अब उसके बाद है कि 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द की प्रयोग किया। ठीक है, और स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए, एक चीज यहाँ पे कुछ छूट गया। देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़े थे कि पहली बार स्वराज शब्द का यूज कहाँ हुआ था? तो कोलकाता अधिवेशन में। यहाँ प्रश्न को मैं क्लियर कर देता हूं यहाँ पर कि अगर ये प्रश्न पूछे कि पहली बार स्वराज शब्द का यूज, तो 17वां अधिवेशन 1906 कोलकाता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। लेकिन अगर ये प्रश्न पूछे कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया, अगर व्यक्ति का नाम दे देगा तो होगा दयानंद सरस्वती, डीएनएस। दयानंद सरस्वती के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो किसने किया अगर व्यक्ति का नाम पूछ दिया तो दयानंद सरस्वती होंगे, जो आर्य समाज के संस्थापक थे, और सत्यार्थ प्रकाश जैसी पुस्तकें जो है इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान देना है दादा भाई नौरोजी और दयानंद सरस्वती में। ठीक है, उसके नेक्स्ट में है कि स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही आर एन टैगोर ने, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा, जो आगे चलकर बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। ठीक है, एक प्रश्न यहां से और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए बारिसाल में जो है स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की? तो अश्वनी कुमार दत्त ने की। और यही वो अश्वनी कुमार दत्त हैं जो कहते हैं कि कांग्रेस का सम्मेलन जो है वह 3 दिन का तमाशा है, 3 दिन का मेला है। तो एक प्रश्न को हम लोग और देख लें कि बारिसाल में जो है, बारिसाल बंगाल में था,
तो बारिसाल में स्वदेश बांधव समिति, स्वदेश बंधु समिति की स्थापना किसने की? तो अश्वनी कुमार दत्त ने। ये चीज यहाँ से इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रश्न आए कि स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की? अश्वनी कुमार दत्त ने। कहाँ की? तो बारिसाल में। कब की? तो स्वदेशी आंदोलन के समय, ठीक है, 1905 के आसपास। और यही वो अश्वनी कुमार दत्त हैं जिन्होंने कांग्रेस के बारे में कहा है कि कांग्रेस का जो सम्मेलन होता है, अर्थात जो भी उसका सेशन होता है, वह 3 दिन का तमाशा है। ठीक है, एक प्रश्न बीपीएससी में यहीं पे पूछा हुआ था। यहां से हम लोग देखेंगे कि 67 बीपीएससी में एक प्रश्न पूछा था कि बंगाल का विभाजन हमारे ऊपर जो है वज्र की तरह गिरा है। किसने कहा था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने यह बात कही थी और ये 67 बीपीएससी में प्रश्न पूछा हुआ है। जैसे अश्वनी कुमार दत्ता ने बारिसाल में जो है, बारिसाल में स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। ठीक है, स्वदेश बंधु कहिए या बांधव कहिए। उसी प्रकार जो संजीवनी जो पत्र के लेखक हैं कृष्ण कुमार मित्र, तो उन्होंने, कृष्ण कुमार मित्र ने भी एक स्थापना की थी। उसका नाम था एंटी सर्कुलर समिति। ठीक है, और इसमें जो है, चूंकि देखिए बंगाल का जब विभाजन हुआ तो बहुत सारे चीजों को इसमें बढ़ावा दिया गया। जैसे हिंदू के जो प्रथा थे उसको इसमें बढ़ावा दिए गए। जैसे कि आप बाल गंगाधर जो तिलक थे, उन्होंने महाराष्ट्र में जो है शिवाजी एवं गणेश उत्सव जैसे महोत्सव को शुरू करा दिया। ठीक है, तो बहुत सारे चीज जो थे वो मुस्लिम हिंदू विरोधी हो गए। तो वही जो है मुस्लिमों की बातों को ख्याल रखते हुए ये एंटी सर्कुलर समिति की भी स्थापना के मित्रा द्वारा की गई थी। और ये एंटी सर्कुलर समिति द्वारा जो है शिवाजी महोत्सव नहीं मनाया गया बंगाल में। ये हम नहीं मनाएंगे, मुस्लिमों को इससे प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों चीजों को हम लोग को ध्यान देना है कि स्वदेश बांधव समिति की स्थापना बारिसाल में किसने की? तो अश्वनी कुमार दत्ता ने। एंटी सर्कुलर समिति की स्थापना किसने की? तो के मित्रा ने। और ये जो ये संजीवनी पत्र के संपादक थे। ठीक है, और उसी संजीवनी में सर्वप्रथम स्वदेशी आंदोलन को शुरू करने का विचार प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं कि इसमें जो है सो कुछ और चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि यहां बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, 1893 में, 1893 का जो समय है उसके बारे में कुछ दिया हुआ है, इसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कि 1893 में स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद काफी आइडल हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए। और ये इनका है 1863 में इनका जन्म होता है और 1902 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और अमेरिका के शिकागो नगर पहुंचे। कहाँ पहुंचे? यूएसए के शिकागो में ये जाते हैं। इन सब चीजों को ध्यान रखना, ये सभी इंपॉर्टेंट है। शिकागो में, और वहां जो है सितंबर 1893 में सर्वधर्म सम्मेलन में पहले ही दिन उन्हें 2 मिनट बोलने का समय दिया गया था। और जैसे ही उन्होंने वक्तव्य का संबोधन किया, अमेरिका के भाइयों और बहनों, तालियों की गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया। और इनको जो है तूफानी हिंदू कहा जाता है। ठीक है, तूफानी हिंदू किसको कहा जाता है? तो स्वामी विवेकानंद को। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद ने। यहां से ये चीज इंपॉर्टेंट है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? तो सितंबर 1893 में शिकागो में। यहां ये चीज क्लियर है। अब दूसरा इसमें पॉइंट दिया हुआ है कि 1893 में ही 14 वर्ष के बाद योगी अरविंद घोष, या वही अरविंद घोष हैं जो कहते हैं कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। और अलीपुर षड्यंत्र केस जो 1908 में हुआ था, उससे ये बच भी निकले थे। ठीक है,
और जाकर ओरविले में पांडिचेरी की में ये ओरविले आश्रम की स्थापना कर देते हैं। तो अरविंद घोष का है 1872 से इनका जन्म होता है और 1950 में इनकी मृत्यु होती है। ये प्रश्न पूछा भी हुआ है कि निम्न में से किस क्रांतिकारी की मृत्यु जो है वह देश के आज़ादी के बाद होती है। तो 1950 में, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना होगा कि अरविंद घोष की मृत्यु 1950 में होती है। ठीक है। और भारत भूमि पर इनकी वापसी होती है और 1893 में उन्होंने एक लेखमाला प्रस्तुत किया अरविंद घोष ने, जिसका नाम था न्यू लैंप फॉर ओल्ड। न्यू लैंप फॉर ओल्ड का मतलब क्या हुआ? ये काफी आप लोगों को हंसी आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ये लोग काफी मतलब निराश थे, क्योंकि उन लोग को कार्य करने से भारत देश आजाद होने वाला नहीं था। और इसीलिए अरविंद घोष ने शायद कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, टीबी हो गया है कांग्रेस को। और उसके अलावा ये न्यू लैंप फॉर ओल्ड भी अरविंद घोष ने ही किसके बारे में कहा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, कि बूढ़े के हाथ में लालटेन देने से क्या फायदा है, कि बूढ़ा को तो ऐसे ही दिखाई नहीं देता है, वो लालटेन लेकर क्या करेगा। समझ रहे हैं लोग आप लोग ना, कि बूढ़े के हाथ में लालटेन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में इन्होंने एक लेखमाला प्रस्तुत की। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। फिर 1893 में एनी बेसेंट के बारे में है। ये 1893 में जो है एनी बेसेंट जो है इनका है 1847 से लेकर 1933 भारत आई। और कहाँ रहने लगी? भारत जब आई तो बनारस में। ठीक है, बनारस में अपना ये रही। और इन्होंने कहा, और किसने यह कहा था कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी मैं तुम्ही लोगों में से एक हूँ। तो ऐसा एनी बेसेंट ने कहा था। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया जैसी पुस्तकों की इन्होंने रचना की। और इन्होंने 19 सितंबर 1916 में होम रूल लीग की भी शुरुआत की। ठीक है, होम रूल लीग की शुरुआत की। नेक्स्ट है आपको महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी 1893, गांधी जी, और इनके बिना इतिहास तो अधूरा ही रहता है। तो महात्मा गांधी के बारे में 1869 में इनका जन्म होता है और 1948 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और अब्दुल्ला सेठ व्यापारी का केस लड़ने के लिए ये साउथ अफ्रीका गए थे। कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका गए। और दादा अब्दुल्ला का जो केस लड़ने के लिए ये साउथ अफ्रीका गए। और वहां गए तो 1906 में इन्होंने क्या कर दिया? अपना प्रथम सत्याग्रह इन्होंने किया था। क्यों किया था? क्योंकि भारतीयों को वहां पर पंजीकरण कराना रहता था। और उसी पंजीकरण के लिए जो है ये वहां पर जो किए फिनिक्स फॉर्म, डॉर्बन फॉर्म जैसे हिंद स्वराज जैसी इन्होंने पुस्तकें लिखी है। और फिर जब भारत आते हैं तो 1917 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग कि क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से 1893 का एक और चीज जो है काफी महत्वपूर्ण है। और यहाँ जो है नासिक में चापेकर बंधुओं द्वारा, नासिक कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, और यहाँ पर चापेकर, नासिक रसीले फलों के लिए प्रसिद्ध है। चापेकर बंधुओं द्वारा जो है सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल टू देयर रिलीजन की स्थापना की जाती है। यह वही चापेकर बंधु है। बिनाए क्यों थी? एक सेकेंड, चापेकर बंधुओं ने प्लेग, हाँ, चापेकर बंधुओं का क्या नाम था? ये दो भाई थे, एक का नाम था दामोदर और दूसरे का नाम था बालकृष्ण। और इन लोगों ने उस समय जो था 1897 ईस्वी में महाराष्ट्र में जो है नासिक में प्लेग आया था। और ये क्या करते थे कि जो कैप्टन रैंड एम एयरस्ट थे, अंग्रेज के सैनिक अधिकारी, रैंड प्लस एयरस्ट, ये लोग घर में घुस जाते थे और औरतों और महिलाओं के कपड़े उतरवाकर चेक करते थे कि उसको जो है प्लेग का साया उस पर पड़ा है कि नहीं, अर्थात प्लेग उनको हुआ है कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में जब आप जो है किसी के बेटी बहन के साथ ऐसा कीजिएगा तो बुरा लगेगा। और जब बुरा लगा, दुख पहुंचा, तो ये जो चापेकर बंधु थे, दामोदर एवं बालकृष्ण चापेकर, इन्होंने 1897 ईस्वी में इन दोनों की हत्या कर दी, कैप्टन रैंड एवं एयरस्ट की। ठीक है,
और मान लीजिए हत्या कीजिएगा तो उस समय अंग्रेज राज था, तो बाद में इन लोगों को फांसी दी जाती है। तो नासिक, ठीक है। और यहाँ पर जब भी प्रश्न पूछे कि सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल टू द रिलीजन, चूंकि बहुत बड़ा नाम है तो पूछेगा नहीं, लेकिन यहाँ से दामोदर यम ये लोग हमारे देश के क्रांतिकारी हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है कि चूंकि देश में अंग्रेज जो थे बंगाल में ही थे, और जहां रहेंगे बंगाल में, तो जहां रहेंगे वहां तो सबसे ज्यादा कचरा फैलाएंगे। तो जब यहाँ वे कचरा फैला रहे थे तो यहीं से शुरुआत होती है क्रांतिकारी गतिविधियों की, और बंगाल के भद्र लोगों से शुरू होकर पूरे देश में फैल जाती है, महाराष्ट्र, पंजाब, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग शुरू कर रहे हैं क्रांतिकारी गतिविधियां। पेज नंबर लुसेंट जीके का 53, ठीक है। अभी 53 में शुरू होता है बंगाल में रिवोल्यूशनरी सिस्टम, अर्थात बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां। काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, वीडियो में बने रहिए। क्रांतिकारी गतिविधियां, और यहां से एक नाम आता है अनुशीलन समिति का। किसका नाम आता है? काफी इंपॉर्टेंट है, अनुशीलन समिति, और इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। बंगाल में क्रांतिकारियों का पहला प्रमुख संगठन था जिसका नाम था अनुशीलन समिति, और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1903 ईस्वी में। कब की गई थी? 3 ईस्वी में। और किसने किया था? तो पी मित्रा का आप लोगों ने नाम सुना था, ठीक है, पी मित्रा। और इसमें कौन थे? बारिंदर घोष, अरविंद घोष, ठीक है, चितरंजन दास, ये वो सी आर दास नहीं है, दूसरे सी आर दास हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा सुरेंद्र नाथ ठाकुर, भूपेंद्र नाथ दत्त जैसे लोग इसमें शामिल थे, ठीक है। तो सबसे पहले इस अनुशीलन समिति की स्थापना सन 1903 में कोलकाता में होती है, और पी मित्रा इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और इन्हीं लोगों में से अरविंद घोष जो हैं, अरविंद घोष ये उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं, ठीक है, और सुरेंद्र नाथ ठाकुर कोषाध्यक्ष हो गए। सिस्टर निवेदिता भी इसमें बनाई जाती हैं, सिस्टर निवेदिता भी इसकी कार्यकारिणी की मेंबर बनाई जाती हैं, जो महिला थी, ठीक है। यहाँ पर ये होता है कि धीरे धीरे जो है सो ये लोग अच्छे से कुछ कार्य नहीं कर पाते हैं, या इन लोगों से कुछ भिन्न विचार रखने वाले जैसे कि बारिंदर कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त, ये लोग काफी भिन्न विचार रखते थे। ये लोग डायरेक्ट जो है सो वार करना चाहते थे, और इसके लिए इन्होंने क्या किया? युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। तो युगांतर नामक पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो बारिंदर घोष ने, और प्लस में भूपेंद्र नाथ दत्त ने, ठीक है। और ये खून का बदला खून हम लेंगे, समझ रहे हैं ना। और भवानी मंदिर जैसी पुस्तकों की भी इन्होंने रचना की, भवानी मंदिर। तो ये दो चीज यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट है, और बार बार पूछा जाता है कि युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन बारिंदर घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त, और साथ ही भवानी मंदिर का भी बारिंदर घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त, ये काफी इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। और अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1903 में भी हुई थी, बाद में इसका अन्य शाखा भी 1906 में खोला गया, ठीक है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। उसके बाद है ये दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो अनुशीलन समिति के बारे में याद रखिए कि इसकी स्थापना कब हुई, तो पी मित्रा इसका अध्यक्ष थे 1903 में कोलकाता में, ठीक है। युगांतर पत्र का तो बारिंदर घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त दोनों व्यक्ति होंगे, और भवानी मंदिर पुस्तक का भी यही दोनों लोग हैं। और ये तीन नाम यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे अनुशीलन समिति, युगांतर और भवानी मंदिर इंपॉर्टेंट है, वैसे ही पी मित्रा, बारिंदर घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त भी यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1900 ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा एवं पुलिनदास ने, ये इन्हीं लोगों के बीच ऐसे घूम रहा है। अब आते हैं हम लोग खुदीराम बोस के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, और उनका जन्म परिचय दिया हुआ है कि 1889 में उनका हबीबपुर जिला मिदनापुर पश्चिम बंगाल में जन्म होता है। पकड़ने वाली पुलिस फतेह सिंह एवं शिव प्रसाद थे। खुदीराम बोस के मुकदमे में जज कर्णडफ था, नाम भी अजबे है, साला केकड़ा नाम है।
सरकारी वकील मानुक एवं विनोद मजुमदार, खुदीराम बोस की ओर से वकील कालिदास बोस, ठीक है। और एक हाथ में गीता लेकर खुदीराम बोस फांसी के तख्ते पर 11 अगस्त 1908 को, ये उनका उम्र काफी कम था उस समय, फिर भी लोग चढ़ा दिया। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जो हैं ये सन 1908 में, कब, 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या करना चाहते थे। इसका भाग अच्छा था जो ये बच गया, लेकिन ये बच जाता है और गलती से जो बम मारते हैं वो बम गिरता है पिंगले कैनेडी की गाड़ी पर, ठीक है। बग्गी में था, सब थी महिला और उसकी एक बेटी थी, वो मारी जाती है, ठीक है। और 18 वर्ष की अवस्था में, 18 वर्ष के कहाँ थे रे, 18 वर्ष के थे ही नहीं, जानबूझ के लिखा हुआ है। 11 अगस्त 1908 को जो है वह खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी जाती है, ठीक है। और यहाँ से जो है प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लेते हैं। खुदीराम बोस का संबंध जो है युगांतर दल से था, जिसकी स्थापना बारिंदर घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है, अलीपुर बम कांड। अलीपुर, आप उसको अलीपुर षड्यंत्र केस भी कह सकते हैं, अलीपुर षड्यंत्र केस या कांड भी कह सकते हैं। ये भी 1908 में हुआ था। कहाँ, अलीपुर, नामे से पकड़ रहा है कि अलीपुर कोलकाता में, अलीपुर में आपको चिड़ियाघर भी है कोलकाता में, तो यहाँ से होती है। और इसमें सरकारी गवाह कौन बन गया था, तो इसमें सरकारी गवाह बना था नरेंद्र गोसाई। सरकारी गवाह, देखिए 2 गो सरकारी गवाह का नाम बात बात याद रखिएगा। एक तो जब नरेंद्र गोसाई कहेगा, नरेंद्र गोसाई, तो ये होगा अलीपुर में, ठीक है। और एक है दीनानाथ, ये दीनानाथ है ये दिल्ली बम कांड में, जब लॉर्ड हार्डिंग हाथी पर बैठ के जा रहा था और राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह ने, उन लोगों ने, मास्टर अमित चंद्र ने बम मारा था। तो दिल्ली बम कांड में कौन था सरकारी गवाही, तो दीनानाथ, और अलीपुर में नरेंद्र गोसाई, ठीक है। और इसी में जो है काला पानी की सजा इनको बारिंदर घोष को मिलती है, ठीक है। और यहीं पर जो है अरविंद घोष यहां से बच निकलते हैं और चले जाते हैं कहाँ, पौंडीचेरी, और वहां जाकर ओरिविले आश्रम की स्थापना कर डालते हैं। तो यहां से ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि अलीपुर बम कांड से कौन बच निकला था, तो अरविंद घोष। या कौन सा महान क्रांतिकारी था जो बाद में सन्यासी बन गया, तो वो उस व्यक्ति का नाम होगा अरविंद घोष, ठीक है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने, अब आता है दूसरा संस्था, अभिनव भारत। जैसे अनुशीलन समिति की स्थापना बंगाल में की गई थी, वैसे ही अभिनव भारत की स्थापना सन 1904 में महाराष्ट्र में की गई थी, महाराष्ट्र के नासिक में, ठीक है। और इसमें 2 लोग शामिल थे, कौन कौन थे, 2 भाई थे। एक का नाम था विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। और ये लोग विनायक दामोदर सावरकर एवं गणेश दामोदर सावरकर, यही वो सावरकर हैं जिस पर बार बार कांग्रेस बीजेपी को तंज कसती है। सावरकर, सावरकर, बीडी सावरकर, जिन्होंने कहा था कि 1857 की क्रांति भारत की प्रथम स्वाधीनता संग्राम थी, ये वही वो बीडी सावरकर हैं, ठीक है। और यहाँ पर होता ही ये है कि विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई जो गणेश दामोदर सावरकर थे, इन्होंने देशभक्ति से संबंधित कुछ कविताएं लिखी, पोएट्री, कविताएं लिखी। और उसी कविताओं के कारण जो नासिक का जो जज था जैक्सन, जैक्सन का आप लोगों ने नाम सुना होगा, इसी नासिक के जज जैक्सन ने उनको सजा सुना दी और आजीवन उनको निर्वासन का दंड दे दिया कि आप जो है चल जाइए कहाँ, काला पानी, ठीक है। और इसी का बदला लेने के लिए आपने नाम सुना होगा कि नासिक का जो वो क्या बोलते हैं, इसको मार दिया गया, इनको गोली मार दिया। और किसने मारा जैक्सन को गोली, तो अनंत लक्ष्मण कन्हारे, ठीक है। हालांकि इसमें और लोग भी थे, कृष्ण गोपाल कर्वे, विनायक नारायण देशपांडे, और इन्होंने क्या किया, एक नाटक खेला। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि जैक्सन के विदाई समारोह में 21 दिसंबर 1909 की रात को एक नाटक खेला जा रहा था।
और जब ही जैक्सन फाटक पर आया, कहाँ, रेलवे फाटक पर, वहां जो है इसको गोली मार दिया लोग, और इन लोगों को क्या हुआ, फांसी की सजा दे दी गई। तो जैक्सन को किसने मारा, तो अनंत लक्ष्मण कनहरे ने। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो जनरल डायर था उसको गोली किसने मारा। ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा भी हुआ है, इस पर मूवी भी बन चुकी है कि जनरल डायर को जो है गोली किसने मारा लंदन जाकर। ठीक है, उधम सिंह ने मारा। उधम सिंह जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जनरल डायर को जो है लंदन पहुंचकर उधम सिंह ने गोली मार दिया। नेक्स्ट चलते हैं, लोग काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, उनका नाम है बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। काफी इंपॉर्टेंट है ये व्यक्ति हैं। बाल गंगाधर तिलक का जन्म जो है, इससे संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना है। 1856 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में इनका जन्म होता है। ठीक है, यहां से ये दो काम करते हैं। पहला, एक मराठी निकालते हैं, मराठी गलती हो गया, मराठी नहीं मराठा निकालते हैं, द मराठा, द मराठा एवं केसरी। तो केसरी क्या है, केसरी हमारा हिंदुस्तान की भाषा है, तो केसरी शब्द हिंदुस्तानी है, केसरी पत्र निकालते हैं तो ये मराठी भाषा में होगा। ठीक है, और ये जो द मराठा है ये अंग्रेजी भाषा में इन्होंने निकाला था। कब, तो 1881 ईस्वी में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के 4 वर्ष पूर्व। और 1893 में जो है ये दो काम और करते हैं, एक तो गणपति उत्सव 1893 में, और 1895 में शिवाजी महोत्सव की ये शुरुआत करते हैं। ठीक है, और बीजी तिलक जो है, बाल गंगाधर तिलक, पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार यात्राएं की। यात्राएं की मतलब आते थे जाते थे, हमेशा कुछ ना कुछ मामला में फंस जाता था, तो ये 2 बार गए हैं। देखिए 1897 में राजद्रोह के मुकदमे के कारण इनको 18 माह अर्थात 1.5 वर्ष की सजा हुई। ठीक है, पहला ये हो गया। और दूसरा हम लोग देखते हैं कि फिर जो है 1908 में इनको देशद्रोह के कारण 6 वर्ष की सजा हुई, और ये यही 1908 से लेकर 1914 तक मांडले जेल कहाँ है, बर्मा में, और वहीं पर ये रहे, और गीता रहस्य जैसी पुस्तकों की इन्होंने वहीं पर रचना कर डाली। काफी इंपॉर्टेंट है गीता रहस्य। और जो इनको 6 साल की जो सजा सुनाया था उस जज का नाम था दावर, हम तो कहेंगे दावर नहीं दानव ही नाम था उसका। ठीक है, और वेलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक, काफी बार पूछता है ये प्रश्न कि इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है, तो सर वेलेंटाइन सिरोल कहिए चाहे चिरोल कहिए, तो यही जो इंडियन अर्नेस्ट का लेखक जो वेलेंटाइन सिरोल है, इसने कहा था कि भारतीय अशांति का जनक किसे कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक को इसने कहा था कि भारत में जो भी अशांतियां फैल रही है उसके जिम्मेदार बाल गंगाधर तिलक है। ठीक है, ये जो वेलेंटाइन सिरोल है 2 लोगों के बारे में कहा था, एक तो बीजी तिलक के बारे में कहा था, और दूसरा वो आर्य समाज के बारे में भी उसने कहा था, ये भी भारतीय अशांति का जनक है। ठीक है, उसके बाद है कि फिलिप के समय की ज्यादतियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधुओं ने बाल कृष्ण चापेकर एवं दामोदर चापेकर ने क्या किया, 1897 ईस्वी में रैंड प्लस यरस्ट को हत्या कर दी। क्यों, फ्लेग की जाति से, फ्लेग आया था और ये लोग कपड़े उतरुआ जांच कर रहे थे। एक और यहां से है कि महाराष्ट्र के में से क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन किया, तो काल जो पत्र है, काल, काल का संपादन, काल क्या है, एक प्रकार का, काल जो क्या है, एक प्रकार काल पत्र है,
ठीक है, और इसका संपादक कौन थे? परांजपे। ठीक है, काल का संपादन परांजपे, और ये कहाँ से निकलता था? तो महाराष्ट्र से निकलता था। तो कई गो पॉइंट हो गया? काल एक पत्र है जिसका संपादक कौन है? परांजपे, और महाराष्ट्र से निकलता था। ये भी क्या था? क्रांतिकारी पत्र था। 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना सन 1905 में किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा। काफी नाम इंपॉर्टेंट है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने सन 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। और श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है, रिवोल्यूशनरी ऑफ फादर। क्रांतिकारियों का पिता किसे कहा जाता है? जैसे क्रांतिकारियों की मां कहा जाता है मैडम भीखाजी कामा को, मैडम भीखाजी कामा को क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार क्रांतिकारियों का पिता श्यामजी कृष्ण वर्मा को कहा जाता है। और यही वो श्यामजी कृष्ण वर्मा है जिन्होंने 1905 में लंदन में जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, अब इसके बाद है कि 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है, 1906 में। और नंदलाल बोस जो थे वो अवनींद्रनाथ टैगोर के ही चेला थे। न्यू इंडिया नामक अंग्रेजी समाचार पत्र 1906 में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र का बिपिन चंद्र पाल ने निकाला। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।